नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। दरअसल अब जो देश अपने लोगों को, खासतौर पे उन लोगों को जिनकी उम्र ज्यादा है या फिर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्हें बूस्टर डोज दे रहे हैं, उनमें से अब एक और देश हो गया है स्पेन, जहां पर अब 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दी जाएगी। ऐसे में सवाल लगातार जो हमारे देश में भी उठ रहे हैं वो ये कि क्या हमारे देश में भी बूस्टर डोज देने का वक्त आ गया है। बूस्टर डोज को लेकर चिंता इसलिए भी है क्योंकि जिन लोगों को शुरुआती दौर में टीके लगे थे, यानी कि हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और उम्र दराज लोग, उनकी अब एंटीबॉडीज की मात्रा में क्या कमी आ गई है, क्या अब उनको बूस्टर डोज देना सही है, या हमारे देश के पास अभी इतनी क्षमता नहीं है कि हम बूस्टर डोज के बारे में सोच सकें। पहले हम सभी को एक डोज देने का काम पहले करें, ये बड़ा सवाल बन रहा है। हालांकि अब 70% लोगों को सिंगल डोज मिल चुकी है, 25% लोगों को डबल डोज मिल चुकी है और स्थिति पहले के मुकाबले कहीं बेहतर है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विजय सिंगल और विनय सिंगल, जो कि डायरेक्टर हैं फोर्टिस लुधियाना के, और साथ में हमारे जुड़ रहे हैं डॉक्टर लैंसलॉट पिंटो, जो कि महामारी रोग विशेषज्ञ हैं हिंदुजा अस्पताल से, और डॉक्टर रीमा एन भी जुड़ गई हमारे साथ, जो कि सीईओ हैं काइट सीनियर केयर की। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर रीमा, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि उम्र दराज लोगों की बात सबसे ज्यादा दिमाग में आती है, क्योंकि जिनको हम अंग्रेजी में वल्नरेबल कहते हैं, या वो जिन पर खतरा ज्यादा है। तो ऐसे में क्या एक स्ट्रैटेजी के बारे में सोचा जाना चाहिए इन लोगों को लेकर, या अभी वक्त नहीं आया है उसका? पहले तो धन्यवाद हमको इनवाइट करने का इस पे। क्योंकि मैं बुजुर्गों के साथ काम करती हूँ, ये टाइम है हमें कि सोचे जिनका अभी पहली डोज जिनको मिली थी उनका बूस्टर डोज देने का टाइम आ गया है। मेरी तरफ से डॉक्टर हूँ, बुजुर्गों के साथ काम करती हूँ, कोरोना के साथ जुड़ी हुई थी, रिसर्च वगैरह फॉलो करते हैं वेरी क्लोजली। तो उसमें से हमें पता चला है कि 5 या 10 महीने में एंटीबॉडीज लगभग खत्म हो जाती हैं, और ये हमें प्रूफ भी मिला था। अब सेकेंड वेव जब आई थी हमारी, तब ज्यादातर बुजुर्ग और फ्रंटलाइन वर्कर्स को असर नहीं हुआ था, क्योंकि उनको वैक्सीनेशन मिल चुकी थी। ज्यादा असर हुआ था जो जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिली थी, या तो फिर 1 महीने पहले। तो इससे हमें पता चलता है कि ये स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए। उसके लिए कंस्ट्रेंट्स क्या है वो अलग दूसरा चर्चा है जो हमें करनी चाहिए, लेकिन टू कंसिडर बूस्टर डोज डेफिनेटली वी शुड फॉर बुजुर्गों के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, ताकि हमारा इम्पैक्ट इस कंडीशन का कम से कम हो। और अभी आप देखेंगे कि पहली डोज और दूसरी डोज के वजह से थर्ड वेव जिसके बारे में हम वेट कर रहे थे, डर रहे थे कि आएगी, या तो वो डिले हो चुकी है या तो शायद ना ही आए। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसके बारे में सोचें। जी, डॉक्टर पिंटो, आप क्या मानते हैं? क्योंकि अगर हम सिंगल डोज पर पहले फोकस करें, जो कि लग रहा है कि सरकार की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि आप सिंगल डोज तो कम से कम सबको दे दें, अगर सिंगल डोज पर ही फोकस रखते हैं और उससे एक तरह से प्रोटेक्शन उनको भी मिल जाएगी जो कमजोर हैं या जिनकी क्षमता लड़ने की कम है, तो क्या वो कारगर नहीं रहेगा? क्या बूस्टर डोज देना जरूरी पड़ेगा? धन्यवाद अंजलि, मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। तो हम जानते हैं कि जैसे समय बीतता है, 2 डोज वैक्सीन मिलने के बावजूद जैसे समय बीतता है, आपका जो प्रोबेबिलिटी है, चांस है, संभावना है इन्फेक्शन के, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ता जाता है जैसे टाइम बीतता है। तो सबसे पहले हमारे देश में बुजुर्गों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मिला था, तो उनको सबसे ज्यादा टाइम हो चुका है वैक्सीन के 2 डोजेस रिसीव करने के बाद। हम जानते हैं कि ये इन्फेक्शंस अक्सर माइल्ड होते हैं। अभी तक का जो एविडेंस है कि 2 डोज मिलने के बावजूद जब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होते हैं वो अक्सर माइल्ड होते हैं, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है कि इन्फेक्शंस माइल्ड होते हैं, तो शायद हमारा प्रायोरिटी फिर भी पहला डोज देना जरूरी है, रादर देन गिव बूस्टर डोजेस एट दिस स्टेज। लेकिन देयर इज सम सजेशन
कि जैसे टाइम जाता है तो जो इन्फेक्शंस होते हैं उनकी सिवेरिटी भी बढ़ना, उनका जो प्रमाण होता है वो भी बढ़ता है। और अगर ये सच है, देन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर बूस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये सवाल पूछा जा सकता है कि एक 60 साल के जो बुजुर्ग है जिनको 2 डोजेज 8 महीने पहले मिले हैं, उनको बूस्टर प्रायोरिटाइज करना चाहिए, या एक 30 साल के नौजवान है जिनका सिवियर डिजीज का रिस्क 0 के नजदीक है, उनको फर्स्ट डोज देना ज्यादा जरूरी है। और ये सरल जवाब नहीं है, बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। आई थिंक इसके बारे में सोचना तो डेफिनेटली चाहिए। ठीक। डॉक्टर सिंघल, लेकिन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर रिकमेंडेशन देखें या फिर ICMR की भी देखें, तो उन सब का मानना है, ये सब रेप्यूटेड संस्थान है, इनका मानना है कि बूस्टर डोज एक सही विकल्प अभी नहीं है पैंडेमिक जिस स्तर पर है उसमें। आप क्या मानते हैं? धन्यवाद अंजलि। मैं काफी कुछ सहमत हूँ जो डॉक्टर पिंटो या रीमा जी ने बोला हमारे को, और ये एक बहुत एक ऐसा प्रश्न है जिसका सवाल इतना सीधा नहीं हो सकता कि आपने बूस्टर देना है कि नहीं देना। सबसे पहली बात, मैं 2 चीजों पे यहाँ पे आऊंगा कि बूस्टर डोज देने का नुकसान कितना हो सकता है। कुछ नुकसान है जो कि अगर हम जो हमारी mRNA वैक्सीन या जो वेक्टर वैक्सीन है, जो अगर हम बहुत जल्दी लें या बहुत फ्रीक्वेंटली लें, तो उससे कुछ हमारे शरीर में भी नुकसान होने के चांस काफी रहते हैं। इसलिए पहले तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि बूस्टर डोज हमें कितने दिन के बाद देना है। दूसरा सवाल अब आता है कि क्या बूस्टर डोज कितना जरूरी है हमारे लिए। बूस्टर डोज, जब हम बूस्टर डोज की बात करते हैं तो 2 तरह की इम्यूनिटी आती है हमारे को। बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसमें एंटीबॉडीज बनती है, जिनको कि हम अक्सर देखा करते हैं कि एंटीबॉडीज कम हो रही है हमारे शरीर में, 3, 4, 5 महीने 6 महीने के बाद एंटीबॉडीज कम हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि एक बहुत ही रोबस्ट सेलुलर इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जो सालों साल तक रहती है। वो एक बहुत अच्छी है जो बॉडी में, जो हमारे को बाकी सीवियर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। अल्टीमेटली जो वैक्सीन है जो हमारी, वो हमारे को सीवियर इन्फेक्शन से ज्यादा बचा रही है। लो इन्फेक्शन, माइल्ड इन्फेक्शन या एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन से उतना नहीं बचा रही है हमारे। तो डिस्पाइट टेकिंग वैक्सीन हमारे को इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन हमारे सीवियर इन्फेक्शन कम हो रहे हैं। इसके लिए हमें एक पीछे वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, तो उसके लिए हमें अपने आसपास भी लोगों को देखना चाहिए, कम से कम उनको पहली डोज मिल जाए, रादर देन हम 3rd डोज की सबके लिए हम बात करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर रीमा, अगर हम बूस्टर डोज को इस वक्त ये मान के चलते हैं कि चलिए स्थिति अभी बूस्टर डोज की कम है क्योंकि हमारे पास सिंगल डोज देना भी मुश्किल हो रहा है, तो क्या आप मानती हैं कि जो आप जैसे लोग या जो दूसरी संस्थाएं हैं जो कि ऐसे वल्नरेबल पॉपुलेशन के साथ काम कर रही हैं, वो किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती हैं अपनी स्ट्रैटेजी को, थोड़ा पॉलिसी को, कोई एक डायलॉग स्टार्ट किया जा सकता है कि कुछ लोगों के बारे में अलग से सोचा जाए? बिल्कुल, ये तो हमको करना ही चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी इन्फेक्शन किसको ज्यादा जल्दी आता है उनके बारे में हमको सोचना, प्रायोरिटी रखना चाहिए। जैसे कि बुजुर्ग हो गए, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, या तो फिर ये यंगस्टर्स जो दूसरी बीमारियों से एफ्लिक्टेड हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, तो हम उनको पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हमने सप्लाई डिमांड को अभी कवर करना है। तो हम वो फोकस अगर करें तो हमारी स्ट्रैटेजी भी बदल जाएगी एंड विल बी एबल टू हेल्प मोर पीपल। और गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने जो अभी 70% लोगों को वैक्सीनेशन दिया है, आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल जॉब। तो वैसे ही अगर प्राइवेट प्लेयर्स, पब्लिक पीपल गेट टुगेदर और हम ये वैक्सीनेशन देना शुरू करें, खाली सवाल ये पैदा होता है कि डोजेस उतनी बन रही हैं कि नहीं, उसमें ध्यान दे दें तो बाकी सब कवर हो जाएगा। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारा सो वी जस्ट हैव टू फोकस राइट नाउ ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द उत्पादन। वो बिल्कुल, तो उत्पादन वो इशू है जिस पर सरकार को इस वक्त सबसे ज्यादा जोर देना होगा। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे।
जैसे जैसे अलग अलग देशों में बूस्टर डोज का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे देश में भी इस पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर लैंसलॉट पिंटो, डॉक्टर रीमा एन और डॉक्टर विनय सिंगल इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंगल, एक डॉक्टर के तौर पर, हेल्थ वर्कर के तौर पर, आप जब कोरोना के वार्ड में काम करते हैं या दूसरे डॉक्टर जब काम करते हैं, तो क्या आप लोगों के जहन में उस वक्त इस बूस्टर की डोज की जरूरत की चिंता रहती है? अंजलि, एक्चुअली जब हम कोविड वार्ड में जाते हैं तो सबसे पहली बात तो कुछ और दिमाग में रहता नहीं है। उस समय सिर्फ आप ये रहता है कि आप किस तरह से पेशेंट्स को हेल्प कर पाए। लेकिन हाँ, जब हम उसके पहले अगर होता है तो ये जरूर होता है कि कितनी इम्यूनिटी है। खास करके जब वैक्सीन आई थी उससे पहले तो ये बहुत था दिमाग में कि आपको वैक्सीन में आ जाएगी, आपको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए और ये सब है। लेकिन हाँ, एक जब हमने एंटीबॉडीज अपने लेवल जब चेक हुए हॉस्पिटल लेवल पे, तो उसमें जब एक अच्छा एक इम्यून रिस्पांस आ गया तो एक आपको डेफिनेटली एक बूस्टर मिलता है, अपने अंदर से बूस्ट अप मिलता है कि आप आप सेफली जा सकते हैं और आप दूसरों की को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो है, एक अगर जिसको भी कम है, अगर उस इम्यूनाइजेशन के बाद भी इम्यून रिस्पांस किसी का अच्छा नहीं आया है, तो डेफिनेटली उस समय हम जरूर ये बोलते हैं कि आप एक थर्ड या फाइनल डोज जिसको कहा जाता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, रिकमेंडेशन होनी चाहिए। जी, डॉक्टर पिंटो, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये भी एक्सप्लोर किया जा सकता है कि चलिए सरकार के ऊपर खर्च और बोझ जो आता है सिंगल डोज देने का या सबको डोज देने का, अगर जो लोग क्षमता रखते हैं और जिनको जरूरत है वो प्राइवेट निजी उस जरिए से खरीद के बूस्टर लगवा लें, या अगर हम इंपोर्ट करते हैं mRNA वैक्सीन करते हैं या दूसरी वैक्सीन कोई और वैक्सीन का लगा लें, तो क्या ये ऑप्शंस भी वायबल है? जी बिल्कुल। बहुत सारे डिस्कशंस जो इसके अराउंड है, एक तो साइंस है, दूसरा अवेलेबिलिटी के अराउंड है। और आई थिंक सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हम उनसे हमने वैक्सीन नहीं चुराना चाहिए जिनको एक डोज भी नहीं मिला है। लेकिन अगर इफ अवेलेबिलिटी इज नॉट एन इशू, अगर इंपोर्ट से अवेलेबिलिटी काफी हो जाता है और वैक्सीन इनइक्विटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आई थिंक बिल्कुल इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है कि जो जिनकी क्षमता है, या हॉस्पिटल्स फंड कर सकते हैं उनके एम्प्लॉइज को जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, एंड दिस शुड बी एक्सप्लोर्ड एज एन ऑप्शन ऑफ कोर्स। बिल्कुल। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा रीमा जी, वक्त मेरा खत्म हो चुका है, लेकिन आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाते जाते बस यही याद दिलाएंगे कि अपना वैक्सीन का डोज जरूर लें और वैक्सीन के बाद भी मास्क पहनना न भूलें। नमस्कार।